औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 18, and I am your teacher, Professor Asif Abbas. Our today's topic is geostrategic importance of Pakistan. आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो महल वक़ू है, उसको हम समझें. पाकिस्तान दुनिया के जिस अहम तरीन महल वक़ू के ऊपर वाक़या है, अगर हम इसको समझें तो हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को बहुत रैपिड अंदाज के अंदर हम पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ ला सकते हैं. तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान कम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14, 1947. इट्स ऑफिशियल नेम इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब चंद अहम जो स्टैटिक्स हैं पाकिस्तान की लैंड के हवाले से वो पेश किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स है और 33rd लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया के अंदर रकबे के हवाले से. पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220892340 अफराद पर मुश्तमिल है. ये जो डाटा है ये मिड ऑफ द ईयर इसी साल यानी 2020 के अंदर यूएनओ के डाटा से हासिल किया गया है और इस तरह इस पॉपुलेशन नंबर के हवाले से पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यूएन 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट के हवाले से सामने मौजूद है. फिर इसी तरह से लॉन्गेस्ट रिवर दरिया सिंध इंडस रिवर है. ये 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है. फिर हाईएस्ट पीक भी अल्लाह ताला ने हमें दी है. दुनिया की जो सबसे बड़ी बुलंद तरीन जो चोटी है वो ज़ाहिर है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है वो कराकोरम 2 जिसको हम K2 भी कहते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है. ये 8611 मीटर्स लॉन्ग है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है. फिर पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी की जो आबादी है उसका मज़हब इस्लाम है जो कि करीब 97% बनता है. फिर इसी तरह जो उसकी रिमेनिंग जो 3% पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो क्रिश्चियंस की है. उसके बाद हिंदू, सिख्स, कादियानी, अहमदी वगैरह मौजूद हैं. फिर पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पाकिस्तान के अंदर कौमी ज़ुबान मौजूद है वहाँ पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानें भी हैं, जिसमें जो मोर देन हाफ पाकिस्तान है वो सिर्फ़ एक सूबा यानी सूबा पंजाब में रहता है. यानी अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो मोर देन 50% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो सिर्फ़ एक सूबा यानी सूबा पंजाब में रहती है. तो सूबा पंजाब के अंदर जो है पंजाबी और सराइकी बोली जाती है. फिर इसी तरह से सूबा सिंध के अंदर सिंधी, पश्तो, बलोची और हिंद को बुराहवी, पोटोहारी और बहुत सारी ज़ुबानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं. लेकिन इन ज़ुबानों के साथ साथ यहाँ पर जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान भी बोली जाती है, समझी जाती है और बहुत सारे जो हमारी सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं वहाँ की जो ज़ुबान है वो अंग्रेज़ी ही है. फिर इसके साथ साथ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान को भी समझा और बोला जाता है. तो इस तरह से ये एक छोटा सा तारुफ़ है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान किस तरह से दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जो है 14 अगस्त 1947 को वजूद में आता है. ये हम इससे पहले लेक्चर्स में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं. अब फिर हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को जो हमारा ग्लोब है या जो नक्शा है उसके हवाले से हम समझने की कोशिश करते हैं. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ एंड 61 डिग्री ईस्ट to 77 degree east as far as the latitudinal and longitudinal extents are concerned.
यानी पाकिस्तान जो खतूत तूल बर्द और अर्ज़ बल्द के हवाले से जो पाकिस्तान की ग्लोब के अंदर या दुनिया का जो नक्शा है उसके ऊपर जो पोजीशन बनती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से, वो हमने आपसे डिस्कस की। अब इसी तरह से हम पाकिस्तान की जो दीगर इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से हम बात करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, it is surrounded by various countries, India in the east, China in the north, and Iran and Afghanistan in the west, and Arabian Sea is located in the south of Pakistan. तो अगर हम पाकिस्तान के महल वकूफ़ की बात करें तो दुनिया का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है वो चाइना है, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो रैपिडली इकोनॉमिकली जो मुल्क जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, वो चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है। फिर अगर हम मशरिक़ के अंदर देखें तो पाकिस्तान की मशरिक़ के अंदर ईस्ट के अंदर भारत मौजूद है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर दो ममालिक मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान। इसी तरह जो पाकिस्तान का साउथ है वहाँ पर कोई भी स्टेट या मुल्क नहीं है, बल्कि वो सारे का सारा साउथ जो है हमारा ये कोस्टल एरिया है, ये साहिली इलाका है, और वहाँ पर अरेबियन सी मौजूद है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस वक्त जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर हम चाइना का रोल हम देख सकते हैं। फिर जो इकोनॉमिकली जो चाइना है वो हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो मेड इन चाइना जो आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो रही हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि नॉर्थ के अंदर जो है चाइना जो है मौजूद है, और इसकी 600 किलोमीटर के लगभग सरहद जो है पाकिस्तान से मिलती है। तो चाइना को और पाकिस्तान का जो आपस में जो रूट है, जो हिस्टोरिकल जो रूट है, उसको हम सिल्क रूट या शाहराह रेशम कहते हैं, जो कि कराकोरम हाईवे से कनेक्टेड है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है हमारा जो है दोस्त है, और चाइना ने हर मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। देखें, एक होती है दोस्ती, फ्रेंडशिप, एक होती है टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। अब जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है इससे क्या मुराद है? देखें, जब आप हमारे ऊपर बुरा वक्त हो, उस बुरे वक्त के अंदर जो दोस्त हमारे काम आए तो ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप कहलाती है। तो पाकिस्तान के ऊपर जब जब बुरा वक्त आया, यानी चाहे वो 1965 की वॉर हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे वो कश्मीर इशू हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और हम देखते हैं कि मिलिट्री और आर्मी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेक्सला के अंदर, वाह कैंट के अंदर हैवी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ कायम करने के लिए पाकिस्तान की जो है मदद की है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं ये असला बनाने के कारखाने हैं। तो इसी तरह से जब चाइना ने JF थंडर F-17 फाइटर जेट जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि वो अपने बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को चाइना भेजें, ताकि जो पाकिस्तान के जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, अब ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं? ये वो इंजीनियर्स होते हैं जो कि फाइटर जेट्स के जो इंजन्स होते हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो उसको अच्छे समझने वाले, या हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे कारीगर। तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो जो है पाकिस्तान एयरफोर्स से जो हमारे बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स थे उनको चाइना भेजा गया। चाइना ने JF थंडर 17 के हवाले से उनकी जो भी टेक्निकल जो उसकी ट्रेनिंग थी वो उनको दी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को उसकी जो मशीनरी थी, जो उसकी टेक्नोलॉजी थी, वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की, ताकि पाकिस्तान JF थंडर को खुद असम्बल करे, खुद तैयार करे,
جس سے نہ صرف پاکستان کی ایئر فورس مضبوط ہوگی بلکہ پاکستان اس کو سیل آؤٹ کر کے جو ہے ریونیو بھی جو ہے حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی معاشی صورتحال کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے چائنا نے کراچی کے اندر ہیوی مشین ٹول فیکٹری لانڈھی میں قائم کی، پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا سپورٹس کمپلیکس ہے، پھر اسی طرح سے سی پیک۔ اب جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اب یہ سی پیک ہے کیا؟ یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ جو منصوبہ ہے یہ چائنا کی پالیسی ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے ہے۔ اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو دوستی ہے، جو یہ سی پیک کا منصوبہ ہے، جو ون بیلٹ ون روڈ کی جو چائنا کی پالیسی ہے، اس کے اندر چائنا کو بھی ظاہر ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہے اور پھر پاکستان کا بھی اس کے اندر انٹرسٹ ہے۔ تو سی پیک کے حوالے سے دو منصوبے جو ہے اس کے اندر اہم ترین ہیں۔ ایک جو ہے وہ بائی روڈ ہے، یعنی کہ کاشغر سے لے کر گوادر تک کا بائی روڈ کا منصوبہ ہے۔ پھر اس کے بعد بلیٹ ٹرین۔ اب یہ بلیٹ ٹرین کیا ہے؟ جو ٹرین 350 کلومیٹر کی رفتار سے یا اس سے زائد رفتار سے جو ٹرین جو سفر کرتی ہے اس کو ہم بلیٹ ٹرین یا تیز رفتار ٹرین کہتے ہیں۔ تو اس کا جو بائی روڈ جو سڑک کا جو منصوبہ ہے وہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہے۔ تو اگر ہمارا گوادر کا جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہماری گوادر پورٹ ہے، اگر یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہاں پر انٹرنیشنلی جو شپس ہیں اگر وہ آتے ہیں تو پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے اس کو وہی اہمیت حاصل ہو جائے گی جس طرح سے آج دبئی کو ہے۔ تو اس طرح سے جو گوادر کا جو منصوبہ ہے ہم اس کو گیم چینجنگ یا گیم چینجر پروجیکٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو اس پورے خطے کے اندر جو ہے جو چینج لا سکتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے اکنامک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ پھر اسی طرح سے ویسٹ آف پاکستان ہے۔ تو ویسٹ آف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس افغانستان ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جو باؤنڈری ہے اس کو ہم ڈیوڈ لائن کہتے ہیں۔ تو یہ 2252 کلومیٹرز لانگ ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں۔ شروع میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر جب 1979 کے اندر رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد کی اور اس طرح سے جنیوا کنونشن کے تحت پاکستان اور افغانستان رشیا کی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ لیکن جب رشیا کی فوجیں افغانستان سے چلی گئیں تو جو افغانستان کے ڈیفرنٹ وار لارڈز تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور اس طرح سے پھر ایک نیا اتحاد بنا جس کو ہم طالبان کہتے ہیں۔ تو طالبان نے نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا کہ ہم افغانستان کے اندر ہم شریعت کو نافذ کریں گے، اور پھر اس طرح سے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے کابل کو کے اوپر بھی جو ہے قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوتا ہے۔ جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ تھا یہ کیا تھا؟ اس کے اندر چند لوگوں نے مسافر طیارے اغوا کیے اور امریکہ کی جو اہم ترین جو ٹریڈ بلڈنگ تھی جس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا اس سے ٹکرائے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکہ نے اس کا الزام القاعدہ کی تنظیم کے سربراہ اسامہ بن لادن پر لگایا جو کہ افغانستان میں ان کے مطابق موجود تھے۔ امریکہ کے صدر جارج بش نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کیا جائے، تو طالبان نے اس سے انکار کر دیا اور پھر 2001 کے اندر امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے اس 9/11 کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہے شہید ہوئے اور پاکستان کو $100 بلین کا اس وقت
اس سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو وار آف ٹیررزم ہے اس کے اوپر جو سب سے زیادہ جو جانی قربانی دی ہے, جو جانوں کا نذرانہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی افواج, پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو 16 دسمبر کا ہمارے پاس APS کا واقعہ ہے, اس کے اندر معصوم جو بچے ہیں انہوں نے بھی جو ہے شہادت حاصل کی. تو اس طرح سے جو ہے پاکستان نے وار آف ٹیررزم کے اندر جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے دنیا کے اندر قیام امن کے لیے. تو جو ہے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پھر حامد کرزئی کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد پھر دیگر جو حکومتیں آتی ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قائم ہیں. پھر ایسٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ میں واقع ہے اور 1650 کلومیٹرز جو ہماری سرحد ہے وہ جو ہے انڈیا سے ملتی ہے, اور لانگسٹ جو ہمارا جو بارڈر ہے وہ جو ہے بھارت کے ساتھ ملتا ہے. تو ظاہر ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ جب تک کشمیر ایشو سولو نہیں ہوتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. ساؤتھ ویسٹ آف پاکستان, ساؤتھ ویسٹ میں ایران موجود ہے. ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو ہماری جو سرحد ہے وہ 805 کلومیٹر طویل ہے. ڈیفرنٹ کتابوں کے اندر جو ہماری یہ جو باؤنڈریز ہیں اس کی اس کی جو لینتھ ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ ملتی ہے. تو جس ہیڈ آف اسٹیٹ نے سب سے پہلے پاکستان کا وزٹ کیا وہ ایران کے بادشاہ تھے, اور اسی طرح جس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا وہ بھی ایران تھا. لیکن جب 1979 کے اندر ایران میں انقلاب آتا ہے اور امام خمینی کی حکومت آتی ہے تو جو ایران کے بادشاہ ہیں وہ امریکہ چلے جاتے ہیں. تو جب امام خمینی کی حکومت قائم ہوتی ہے تو پاکستان اس حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے, اور ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے شاہ ایران کے دور کے اندر ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس کو ہم RCD کہتے ہیں. لیکن 1979 کے انقلاب کے بعد جو ہے ایک نئی تنظیم بنائی جاتی ہے جس کو ہم ECO کہتے ہیں. جو یہ ECO تنظیم ہے اس کے مقاصد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا, تجارتی, ثقافتی, اسی طرح تعلیمی, ہر حوالے سے تعلقات کو فروغ دینا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی کشیدگی کے باعث امریکہ ایران کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دیتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ایران نے بھی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے, چاہے وہ 65 کی انڈو پاک وار ہو, چاہے وہ 71 کی وار ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ایشو ہو, ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کا ایشو ہو, ارتھ کوئک ہو, ہمیشہ ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے انڈیا گوادر کو فیل کرنے کے لیے ایران کی جو ایک پورٹ ہے, سی پورٹ ہے بندر عباس, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایران کو جو ہے کروڑوں ڈالر دے رہا ہے تاکہ گوادر کو فیل کیا جا سکے. تو اس طرح سے جو ہے موجودہ دور کے اندر انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ایران سے بہتر ہو رہے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے جو ہے ہو جائیں اور انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ کم سے کم ہو. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیو اسٹریٹجک امپورٹنس سے مراد ہے کہ خطے کے اندر جو پاکستان کی جو اہمیت ہے. تو جیو اسٹریٹجک مینس the importance of a country or a region by virtue of its geographical location. The geostrategic importance of Pakistan is unique. Geostrategic importance of Pakistan, according to this, political and economical position is very important in all over the world. یعنی پاکستان کو اس خطے کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے, چاہے وہ آپ اکنومیکلی دیکھ لیں یا چاہے وہ پولیٹیکلی دیکھ لیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ہارٹ آف اسلامک ورلڈ. پاکستان از سچویٹڈ ان دی سینٹر آف دی اسلامک کنٹریز فرام انڈونیشین ٹو موراکو. If we look at the map of Muslim countries, Pakistan occupies a central location. Towards
ईस्ट टू ईरान, चाइना एक्सटेंड्स टू नॉर्थ अफ्रीका। अब आप देखिए, अगर आप ग्लोब को देखें, दुनिया के नक्शे को देखें, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है इंतहाई अहम तरीन लोकेशन के अंदर वाक़ है। यानी पाकिस्तान एक बफर जोन की हैसियत से मौजूद है। पाकिस्तान के अगर हम ईस्ट में देखें, इंडिया है, इंडिया के बाद जो है बांग्लादेश के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे नॉन मुस्लिम जो स्टेट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्थ के अंदर देखें तो मंगोलिया, चाइना और फिर रशिया है। फिर इसी तरह से अगर हम वेस्ट के अंदर देखें तो अफ़गानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और फिर आगे हम देखते हैं कि अरेबियन स्टेट्स स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसी तरह से जो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये ऑयल रिजर्वायर्स यानी तेल की दौलत से मालामाल हैं। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये तेल और गैस की दौलत से मालामाल हैं। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है अहम तरीन इस पोजीशन के अंदर वाक़या है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के बारे में भी जो है बातचीत होती रही, लेकिन अमेरिका ने इस गैस पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत की। फिर इसी तरह से पाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया को लिंक करना चाहता है ग्वादर के साथ, ताकि जो है पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली एक जो है हब बन सके। फिर इसी तरह से हम देखते हैं फोर्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। फोर्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड इन द रीजन, पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी which has great influence on the political, socio-economic activities in the region and the maintenance of status quo in the region. Pakistan has an ordnance factory at Wah, Kent, where weapons are prepared. Owing this, all the Islamic world agreed that Pakistan is a fort of the Islamic world. पाकिस्तान दुनिया इस्लाम का किला है। यानी जितनी भी दुनिया इस्लाम की रियासतें हैं, ममालिक हैं, उनके अंदर सबसे पहला जो एटमी क़ुव्वत है वो पाकिस्तान है। और अल्लाह के फजल करम से दुनिया की जो बेहतरीन आर्मी है, जो फ़ज़ाइया है, जो नेवी है, वो पाकिस्तान के पास है। तो दुनिया इस्लाम के अंदर यानी इस्लामी दुनिया के ममालिक के अंदर जब भी कोई तनाज़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़े भाई की हैसियत से उसको सोल्व करने की कोशिश की है। चाहे वो ईरान इराक जंग हो, चाहे इराक का कुवैत के ऊपर हमला हो, या इसी तरह से इज़राइल के साथ अरबों की जंग हो, पाकिस्तान ने हमेशा जो दुनिया इस्लाम है उसकी हमेशा से ही सपोर्ट की है। फिर हाल ही में हम देखते हैं कि आज़रबाईजान की आर्मीनिया से जंग है। पाकिस्तान ने खुलकर जो है आज़रबाईजान को सपोर्ट किया और आज़रबाईजान की इखलाकी सियासी जो है मदद करने की कोशिश की। तो दुनिया के अंदर जहाँ कहीं किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ कोई भी मसला होता है तो पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़कर उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। Gateway to Central Asia, Pakistan is situated at the junction of South Asia, West Asia and Central Asia. It is located very close to the oil-rich Middle Eastern countries. The belt starts from Iran and extends to Saudi Arabia. Thus, Pakistan can influence shipment of oil. China finds way to Indian Ocean and Arabian Sea through Karakoram Highway. Qatar, Pakistan and Turkmenistan pipeline project highlights the position. Gwadar port with its deep water attracts the trade ships of China, Central Asian and Southeast Asian countries. देखें, जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उसमें हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और दीगर जो ममालिक मौजूद हैं। इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को हम लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं। अब लैंड लॉक कंट्रीज से क्या मुराद है? लैंड लॉक कंट्रीज से मुराद ऐसे ममालिक कि जिनकी अपना कोई साहिल समंदर ना हो, सी पोर्ट्स ना हो, उसको हम लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं।
अगर इस सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अगर गवादर के साथ लिंक कर दिया जाए तो पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर जो है इनकलाब आ सकता है, और उसी तरह से पाकिस्तान को भी माशी तौर के ऊपर फ़ायदा हो सकता है। यानी उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर ऑयल भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, तो हमें जो सस्ते जो हमें एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क ने लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनाए गए, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर महंगी तरीन जो बिजली बनाई जा रही है वो तेल से बनाई जा रही है। और हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करती रहती हैं। तो एक तरफ हमने ज़्यादा बिजली पैदा करनी है ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को दे सकें, हमारे पास जो गैस है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को दे सकें। तो इन दोनों के लिए हमें जो है गैस की ज़रूरत है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो जो कतर के साथ और इसी तरह जो सेंट्रल एशिया के साथ अगर हम गैस पाइपलाइन मंसूबे बनाएं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गैस है बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए वो आगे इंडिया को और दीगर ममालिक को भी वो दी जा सकती है, और पाकिस्तान उसकी रियलिटी के तौर के ऊपर जो है अपनी जो फाइनेंशियली सूरत हाल है उसको बेहतर कर सकता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब जो है ये सारे जो अरबी ममालिक हैं ये तेल की दौलत से माला माल हैं। तो अगर यहाँ से भी अगर तेल की पाइपलाइन और गैस की पाइपलाइन अगर पाकिस्तान में लाई जाए तो पाकिस्तान के जितने भी जो बिजली बनाने के कारखाने हैं उसको अगर तेल की बजाय गैस पे नेचुरल गैस के ऊपर अगर उसको हम शिफ्ट कर देते हैं तो जो उसकी प्राइसेस हैं वो कम हो सकती हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो है गवादर की जो सी पोर्ट है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है। ये एक डीप सी वाटर सी पोर्ट है। अब डीप वाटर सी पोर्ट से क्या मुराद है? याद रखिए कि जो भी बंदरगाह जिस कदर गहरे पानी की होगी वहाँ पर उसी कदर हैवी और भारी जहाज़ जो है लंगर अंदाज हो सकते हैं। यानी वो बंदरगाह जिस कदर गहरे पानी की होगी उस कदर वहाँ पर हैवी और बड़े लार्ज शिप वहाँ पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो गेट वे टू सेंट्रल एशिया है ये पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत हासिल है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द वर्ल्ड। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली माइनिंग टेक्नोलॉजी और माइनिंग इंजीनियरिंग, fragile infrastructure and limited financial resources are the main hurdles in the way of explore and utilize these resources. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज से जो है नवाजा है। आज ये बात की जाती है कि जो सबसे अहम तरीन और जो महंगी जो मेटल है वो गोल्ड है, लेकिन इससे भी महंगी एक मेटल मौजूद है जिसको हम यूरेनियम कहते हैं। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर यूरेनियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी माइनिंग इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। होता क्या है कि जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर जो है माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसको एक्सप्लोर करती है। अगर पाकिस्तान माइनिंग इंजीनियरिंग की एजुकेशन को जो है सपोर्ट करे और टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आए, और पाकिस्तान अगर खुद जो है डिफरेंट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खुद जो है एक्सप्लोर करे, तो पाकिस्तान की जो है हालत वो बड़ी तेज़ी के साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए हम अपनी जो है इकोनॉमिकली जो हमारी कंडीशन है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। Political importance. Pakistan is located at the junction of great powers. In its neighbors, one world power Russia and other emerging power China lies. Any alliance among world powers enhances its significance
apart from US interests in the region to contain to growing China, nuclear Iran, terrorist Afghanistan, and benefit from market of India. In all these issues, Pakistan is directly or indirectly involved, especially after Al-Qaeda operations. इस वक्त आप देख लें दुनिया के जो भी बर्निंग इशूज़ हैं उसके हवाले से पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के हवाले से उसके हब के अंदर मौजूद है, उसके जंक्शंस के अंदर मौजूद है। चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। फिर मशरक़ के अंदर हम देखते हैं दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी वाली रियासत चाइना के बाद हम देखते हैं कि इंडिया मौजूद है, जिसकी आबादी 1 अरब से ज़ायद है, तो बहुत बड़ी एक मार्केट है। फिर इसी तरह से जो अमेरिका के इंटरेस्ट्स हैं वो भी इसी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसी तरह से जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है वो भी इसी खित्ते के अंदर मौजूद है। तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, दुनिया के जो भी अहम तरीन इश्यूज़ हैं, वो तमाम इश्यूज़ पाकिस्तान ही के सराउंडिंग्स के अंदर मौजूद हैं। तो एक दुनिया की जो है हम कह सकते हैं कि मोर देन 25% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के करीब तरीन मौजूद है। तो ये एक दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है दुनिया के जो जितने भी अहम इश्यूज़ हैं उसके जंक्शंस के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की अहम तरीन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं डिफेंस इम्पोर्टेंस। द बॉर्डर ऑफ 3 साइड्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, आर सिक्योर्ड naturally because in the north of Pakistan the mountain ranges like Himalaya and Hindu Kush are located, while in the west and southwest the Muslim countries of Central Asia. In short, the border of 3 sides of Pakistan is protected by northern mountains, Muslim countries and Arabian Sea against the aggressors. अब देखें कि पाकिस्तान की जो दिफाई अहमियत है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर के ऊपर जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वहाँ पर जो है हमारे पास हिमालय की पहाड़ियाँ और हिमालय का जो है सिलसिला मौजूद है जो कुदरती एक फसील का काम करता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अरबी ममालिक हैं मौजूद हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो दिफाई अहमियत है वो खासी अहम तरीन है। फिर इसी तरह डिफेंस इम्पोर्टेंस के बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबियन सी। इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबियन सी, पाकिस्तान is situated at the bank of the Arabian Sea that merges into the Indian Ocean. Thus, it is the gateway for Central Asian states to reach the Indian Ocean. Pakistan enjoys the privilege of being a central point in the trade route, having 700 kilometers of coastal line and deep sea port of Gwadar. देखें जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। याद रखिए कि दुनिया की जो 75% जो ट्रेड है वो थ्रू नेविगेशन होती है, यानी दुनिया की तजारत का 75% हिस्सा बहरी या समुद्री रास्ते से होता है। तो इसी तरह से जो ग्वादर की डीप सी पोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जो कोस्टल एरिया है ये पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जोन है। तो इस तरह से जो अरेबियन सी है, ग्वादर के साथ हम देखते हैं कि ईरान मौजूद है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरफ हम देखते हैं कि जो है सऊदी अरब मौजूद है, दुबई मौजूद है। तो एक इंटरनेशनली जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हमारी जो कोस्टल एरिया या जो हमारा अरेबियन सी है या जो हमारी ग्वादर पोस्ट है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो लेक्चर रिव्यू, आज हमने कोशिश की
کہ ہم پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کے بارے میں ہم جو ہے ڈسکس کریں، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی لوکیشن کی امپورٹنس ڈفرینٹ اسپیکٹس کے حوالے سے ہم آپ سے ڈسکس کر سکیں. تو ہم نے ہر حوالے سے پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے سیف، اسٹے ہوم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.